जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैकबो 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। हाँ बच्चों, आप लोग का क्लास 10th के गणित सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस के साथ देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से ये होगा बच्चों कि आप लोग को सबसे पहले जो मंथली रियल टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशंस मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों आप लोग का क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है उसका संपूर्ण तैयारी इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है, ताकि आप लोग मैथ में 80 में से 80 लेकर आए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10th के बच्चों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और आप लोगों को पता होगा बच्चों, मॉडल पेपर के आधार पर ही आप लोग का बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम होता है। तो जिस तरह मॉडल पेपर में क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने नंबर के आए हैं, उसी तरह का सेम पैटर्न बच्चों आप लोग का एग्जाम में फॉलो होगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम फरवरी 2026 में फॉलो होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित सब्जेक्ट का मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर को देखते हैं विद सॉल्यूशंस के साथ। सबसे पहले देखिए बच्चों, आप लोग का सेक्शन ए में आप लोग का टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक नंबर का करके रहेगा, यानी कि टोटल 30 नंबर रहेंगे। और 30 क्वेश्चन आप लोग को बच्चों आंसर देना है। नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन दिया गया है, आप लोग 4 में से एक कोई तुक्का लगा के आंसर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी गलत होने पर नंबर नहीं काटा जाएगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो 30 क्वेश्चन का 30 ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन दिया गया है, 4 में से एक आपको टिक करना ही है बच्चों। ये कंपल्सरी है सारे क्वेश्चन का आंसर देना। तो देखिए बच्चों, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है Z² - 64 का शून्य पूछा है। शून्य पूछा है तो बराबर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 0 कर देंगे। अब देखिए Z² ये -64 है, 64 है, इसको बराबर किधर लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को काटते हैं यहाँ से बच्चों, तो यहाँ आके क्या बनता है, रूट बनता है। जब भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं बराबर के उधर रूट बनता है। और रूट 64 का मान आप लोग को याद होगा 8 का होता है, 8 64। तो बच्चों 8 होगा, ये प्लस माइनस में होगा, क्योंकि रूट में कोई भी नंबर निकलता है तो प्लस माइनस में होता है। तो इसका मान आंसर क्या हो गया, +-8। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, +-8। बच्चों आप लोग को कॉपी और पेन लेके बैठना है, अपने से भी बनाते जाना है। आप बना के अगर आंसर मैच करते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितना नंबर लेकर आए हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना नंबर लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, दिए गए बिंदु P06, बिंदु Q 7,0, बिंदु R 5,0 में से कौन से बिंदु जो है H XH को प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए बच्चों, XH और YH पहले क्लियर हो जाइए आप लोग। XH किसे कहेंगे और YH किसे कहेंगे। तो यहाँ से इसे लाइन देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो ये होता है XH होता है, और ये क्या होता है, YH होता है। और बीच में याद रखिएगा मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का मान याद रखिएगा 0,0 होता है। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पूछा गया था कौन सा XH पे टच करता है। तो कोऑर्डिनेट हमेशा बच्चों पहले X होता है फिर Y होता है। तो देखिए यहाँ पे X फिर Y, तो X यहाँ पे 0 हो गया बच्चों, ये टच नहीं करेगा। X यहाँ 7 है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आएगा, तो ये Q बच्चों टच करेगा। फिर R 5 लिखा है 0, तो पहले X आएगा फिर Y आएगा। तो 5 X का मान हो गया, तो कहीं ना यहाँ बच्चों आप लोग का X में ये भी 5 में टच करेगा। और उसी तरह बच्चों, और पहले जो फर्स्ट वाला था उसमें 0 था, तो 0 वाला बच्चों X में तो है ही नहीं, यहाँ पे 0 है। वो तो बाद में 6 लिखा है, जो कि Y में कहीं ना कहीं इधर आके 6 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग का जो टच करेगा XH पर वो Q और R करेगा, क्योंकि Q जब 7 0 लेंगे तो यहाँ पे टच करेगा, और R जब 5 0 लेंगे तो यहाँ पे टच करेगा। तो प्रतिच्छेद X में कौन कौन पॉइंट करेगा, Q और R करेगा। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या लिखा है। तो बोला है जो प्रतिच्छेद करेगा कौन सा पॉइंट करेगा, P करेगा कि Q करेगा कि R करेगा। तो बच्चों P करेगा, P तो नहीं करेगा क्योंकि P पहले 0 लिखा हुआ है, तो वो नहीं टच करेगा। फिर बच्चों Q करेगा, तो Q करेगा क्योंकि यहाँ 7 वैल्यू टच कर रहा था। R करेगा तो R भी टच करेगा, प्रतिच्छेद करेगा बच्चों। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, Q और R दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बोथ पॉइंट्स Q और R दोनों। तो इस प्रकार बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया रहता है ना कि इनमें से ए और बी सी दोनों, तो बहुत ज्यादा चांस आता है कि ये सब आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ पॉइंट्स Q एंड R दोनों आपका XH को प्रतिच्छेद करेगा। इस तरह का ऑप्शन में यही आंसर होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा गया है, दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकता है।
तो देखिए बच्चों, कोई भी दो सम संख्या लीजिए और देखिए इसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो दो सम संख्या लेते हैं, मान लीजिए एक दो सम संख्या है, फिर इसके बाद चार सम संख्या है, इसके बीच में कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकता है? तो 2 और 4 के बीच में बच्चों एक ही विषम संख्या होता है, 3। तो यानी कि कितनी कम से कम कितना विषम संख्या हो सकता है? एक ही हो सकता है। कहीं भी आप ले सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप केवल 2 और 4 एक सम संख्या ले सकते हैं, इसके बीच में परिमेय संख्या। आप अदर नंबर में मान लीजिए कोई भी और दो सम संख्या लीजिए, मान लीजिए एक 18 सम संख्या लिए, एक आप 20 सम संख्या लिए, अभी दोनों के बीच में देखिएगा तो क्या आएगा? 19 आएगा। यहाँ भी एक ही विषम संख्या आया, दो सम संख्या के बीच में एक ही विषम संख्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था, दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है? तो केवल से केवल एक होगा आंसर आपका 3 नंबर का, एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? 4 में पूछा गया है दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा? यानी कि दो कंटिन्यू विषम संख्या लेना है बच्चों। क्रमिक का मतलब कंटिन्यू, कोई भी विषम संख्या दो कंटिन्यू लीजिए। मान लीजिए हम विषम संख्या 3 लेते हैं, एक विषम संख्या 3 लिए, एक विषम संख्या 5 लिए, इन दोनों के बीच में HCF कितना होगा? तो 1 होगा। एक बड़ा से बड़ा नंबर HCF होता है, तो दोनों को बड़ा से बड़ा नंबर एक ही है जो दोनों को काट देगा बच्चों, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। आप बोलिएगा केवल 3 5 छोटा नंबर लिए, बड़ा नंबर भी लीजिए। मान लीजिए एक 23 विषम संख्या लिए और एक 25 विषम संख्या लिए, तो क्या 23 और 25 को बच्चों एक के अलावा और कोई नंबर काटेगा? नहीं काटेगा। एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को काटेगा। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी संख्या काटने वाला नंबर। तो एक ही है बच्चों जो दोनों को काट सकेगा, बाकी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका HCF बच्चों कोई भी विषम संख्या की क्रमिक विषम संख्या है, लगातार दो विषम संख्या है, उसका HCF कितना होगा? 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपका दो चरों y और z में रैखिक समीकरण ये y b z प्लस c के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं? तो बच्चों देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होते हैं। ठीक है, कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को पूछा जाएगा तो उसका हल याद रखिएगा अनंत होता है, क्योंकि आप जब x और y का मान दो अलग अलग चर होता है, इसका मान x का 0 पुट करते हैं तो y का मान कुछ आएगा, x का फिर 1 पुट करते हैं y का मान कुछ आएगा। आप लोग ये चैप्टर नंबर 3 में बनाए होंगे। ठीक है, नंबर x का मान पुट करके y का मान निकालने के लिए, तो देखे होंगे जब जितना जितना x का वैल्यू पुट करते हैं y का मान चेंज होते जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो उसका हल होगा बच्चों वो अनगिनत होगा, इन्फिनाइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है बच्चों और अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो बच्चों इसका एक सारणी दिया गया है। आप जब अध्याय 3 पॉइंट में जाइएगा 3.12 में इसमें एक सारणी दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ बच्चों सारा कुछ कि एक हल है कि अनेक हल है, संगत है कि असंगत है, सारा उसमें लिखा हुआ। एक बार अच्छा से याद कर लीजिएगा क्योंकि उससे प्रत्येक बार क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। फिलहाल आप यहाँ का आंसर देखिए, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो बच्चों जो संगत का हल होता है वो प्रतिच्छेदी भी होता है और आपका ऑप्शन नंबर सी संपाती भी होता है। तो यहाँ बच्चों ऑप्शन दोनों दे दिया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन यहाँ पे बच्चों इस तरह नहीं देना चाहिए। ऑप्शन रहना चाहिए प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों रहना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है बच्चों। तो हम लोग ऑप्शन के ऑर्डर के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर ये सही कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ये पहले आया है। तो प्रतिच्छेदी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित की रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है। हालांकि बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में फाइनल में आएगा तो इसमें आपका प्रतिच्छेदी या संपाती ऐसा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका यहाँ पे याद रखिएगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपका बच्चों इसमें मूल निकालने बोला गया है। तो मूल निकालने के लिए हम लोग ये 3 दिया गया, हमको इसे 4 करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसे बनाते हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग को पता है ये 6 से मल्टीप्लाई होता है, ये कितना हो जाएगा? 6x²। अब ये 5x को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पे -5 आ जाए। तो हम लोग बच्चों ले सकते हैं -3 और -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 3 तो 5 हो जाएगा, दोनों माइनस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साथ में दोनों को गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएगा बच्चों। तो हम लोग 3 और 2 में ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले x² लिखेंगे, -3x लिखेंगे, -2x लिखेंगे और +6 लिखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो x को कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और ये x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -3। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x बचेगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक x -3 आ रहा है आपका और दूसरा मेरा x -2 आ रहा है। तो x -2 लिए हम लोग बाहर वाला, ये बाहर वाला है -2 लिए, और ये दोनों के बदले हम लोग एक बार लेते हैं x -3। तो यहाँ बराबर क्या है बच्चों? बराबर 0 लेना है, बराबर 0 सब में लेना है। तो यहाँ हम लोग x -2 और x -3 आया, इसी के बराबर क्या कर लेंगे? 0 कर लेंगे। तो इसके बाद आप लोग देखिए x -2 बराबर 0 आया था एक, और एक आया था x -3 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? x का मान 2 आ गया और एक x का मान
3 आ गया। तो मूल आपका बच्चों 2 और 3 आ गया। तो देख लीजिए 2 और 3 किस ऑप्शन में है। तो देखिए बच्चों एक 3 अलग जगह है और 2 अलग जगह ऑप्शन में है। देखिए एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 2 है, तो दोनों आंसर होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी लिया है, बोथ बी एंड सी। जैसा कि आप लोग को पहले बताएं, इस तरह का क्वेश्चन में बच्चों आप लोग का ऑप्शन इस तरह दिया रहे बोथ वाला, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आप लोग का नहीं आएगा तो आप लोग तुक्का इसी तरह का ऑप्शन में लगाइएगा, बोथ वाला में या फिर उपरोक्त सभी वाला में। तो 99 पॉइंट चांस रहता है आप लोग का सही हो जाने का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग राइट आंसर देख लिए। 7 का क्या राइट आंसर होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए। 8 में पूछा गया आप लोग का 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले ये ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या का पूछा है, लगातार होना चाहिए, जिनके वर्गों का योग 202 है, यानी कि दोनों को वर्ग करेंगे तो 202 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 3 विषम संख्या को 5 है, दोनों को आप वर्ग कीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना आना चाहिए? 202। तो इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये दोनों को जोड़ने पर 202 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा है बच्चों यहाँ पे। तो ऑप्शन हिट करते हैं इस तरह का क्वेश्चन में। वैसे बेसिक तरीका भी हम बता देंगे, लेकिन उसमें ज्यादा लंबा बनेगा, पहले हम आपको ऑप्शन हिट करने को बताते हैं। क्योंकि 2 लगातार विषम संख्या, यही ऑप्शन में से कोई होगा। तो 15 का आप स्क्वायर कीजिएगा, तो 15 का स्क्वायर आपको याद होगा कितना है? 225 होता है। और 17 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा 289 होता है। दोनों को फिर योग करने बोला गया है, तो योग कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 9 14 हाथ में 1 होगा, 8 10 11 हाथ में 1 होगा, 2 2 4 1 5, 514। लेकिन यहाँ योग तो 202 बोला है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हुआ नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 का ऑप्शन नंबर ये आपका रॉन्ग हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं। 2 में देखते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा बच्चों। और वहीं पे 11 लिखा हुआ है दूसरा वाला, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। आप लोग को पता होगा 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 1 हो जाएगा 2, 8 2 10, हाथ में 1 1 1 2, 202 आ गया बच्चों, बिल्कुल मैच कर गया। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि 8 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि आप 2 लगातार विषम संख्या 9 और 11 लेते हैं और दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं, तो आपका 202 के बराबर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो पहला विषम संख्या आप मान सकते हैं, पहला विषम संख्या आप x मान लीजिए, दूसरा को आप x+2 मान लीजिए, ठीक है। पहला को x और दूसरा को x+2, फिर दोनों को वर्ग कीजिए यहाँ पे और फिर यहाँ पे जोड़िए, बराबर 202। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका बेसिक तरीका था। ऑप्शन हिट वाला भी मैंने बता दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? आप लोग को पता होगा बच्चों, समांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जो आपका जिसका सारो अंतर यानी कि डी का मान बराबर आए, समान आए। सारो अंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये आपका जिसको डी से दिखाते हैं, ये सब में बराबर आना चाहिए। तो जब देखिए डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं, a2 - a1 करते हैं। तो 4 में से 2 घटाइए तो 2 आया, 6 में से 4 घटाया 2 आया, 8 में से 6 घटाए 2 आया। सब में अंतर क्या है बच्चों? इसमें सेम है। तो ये आपका समांतर श्रेणी में है, या पूछा है नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं इसको। 9 में ये घटाता है तो 8 आता है, 17 में 9 घटाता है तो 8 आता है, 25 में 17 घटाता है तो 8 आता है। इसमें भी बच्चों सारा अंतर समान है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है, जबकि यहाँ पूछा है नहीं वाला। तो ये दोनों बच्चों होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, क्योंकि दोनों समांतर श्रेणी में है। इसमें देखते हैं बच्चों, ये भी समांतर श्रेणी में आपका है, क्योंकि 10 से देखिए 6 से 10 4 का डिफरेंस है, 2 का 6 4 का डिफरेंस है, ठीक है। माइनस वाला है, लेकिन आप लोग 4 को यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो आपको -6 आएगा, फिर -6 में 4 प्लस कीजिएगा तब -2 आएगा। तो आपको में सब में आपका +4 इसमें हो रहा है। लेकिन बच्चों जब ऑप्शन नंबर आप डी को ट्राई करते हैं तो यहाँ आपका 1 है, फिर 4 है, यहाँ कितना बढ़ा 3, फिर 4 से 9 है बच्चों, कितना हो गया 5, फिर 9 से हम देखते हैं 16, कितना हो गया 7। तो बच्चों इसमें अंतर 3 5 7, यानी कि सबका मान क्या हो गया? अलग अलग आ गया, यानी कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये पूछा गया था बच्चों कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है ये वाला आपका ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया आपका? 10 में पूछा गया आपका 1 4 7 10 के 28वें पद का मान। 28वें पद का मतलब बच्चों ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस डॉट डॉट, अगर हम 28 तक पहुंच जाएंगे तो मेरा उसका मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहला वाला को ए बोलते हैं, ए का मान 1 दिया है आपका, फिर डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। 28वें पद जिसमें में लगा होता है बच्चों, मतलब इसको नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, एन बोलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, 28, यानी कि एन का मान कितना दिया गया बच्चों? एन का मान टोटल आपका 28 दिया गया है। तो आपको 28वें पद पूछा गया, यानी कि अंतिम पद ए एन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। ए का मान आप कितना लिए थे? 1 लिए थे। एन का मान कितना लिए थे बच्चों? 28 लिए थे। 28 में से 1 घटाना पड़ेगा, और डी का मान कितना आया था? 4 में से गए तो 3 आया था। आगे देखिएगा, यहाँ 1 लिए प्लस किया, 28 में गया, कितना बचा? 27। 27 को क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए आगे,
आगे देखते हैं हम लोग 27 को, यहाँ एक का एक लिखे, 27 को 3 से गुणा करेंगे, 27 दिया 81 होगा, 81 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए एक और 27 दिया 81 और 82 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, 82 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 82 आंसर आपका होगा। फॉर्मूला आप लोग को बता दिया, इस फॉर्मूला पे रख के बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या पूछा गया है? 11 में पूछा गया आपका दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है इस तरह का क्वेश्चन में। 16:81 दिया गया है, आप लोग को क्या दिया गया है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात निकालना है तो आपको बस उसमें रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट। अब बस आंसर हो गया बच्चों। आप लोग को पता होगा 16 किसका होता है? 4 का होता है। 81 किसका होता है? 9 का होता है। तो 4:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब करना है बच्चों? जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात पूछे तो आपको रूट लगाना है। इसी का उल्टा अगर बच्चों अगर पूछ दिया जाए कि भुजा का अनुपात 3:5 दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तब आप लोग को इसको स्क्वायर कर देना है। तब इसका 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा क्षेत्रफल वाला में। ठीक है, ये आप लोग को अच्छा से याद करना है। क्षेत्रफल दिया रहे और भुजा पूछे तब रूट लगाना है, भुजा में रूट लगाना है। और क्षेत्रफल भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल निकालना रहे तो फिर स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आप लोग का। तो यहाँ पे 11 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4:9 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए। 12 में क्या पूछा गया है? सम चतुर्भुज के आपका विकर्ण दिया गया है 2 ठो, इसका भुजा की लंबाई निकालना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले एक हम सम चतुर्भुज यहाँ पे आप लोग को बना देते हैं। मान लीजिए ये सम चतुर्भुज है और इसका आप लोग का डायगोनल दिया गया है। ठीक है बच्चों, डायगोनल एक इधर से दिया गया है। ठीक है, डायगोनल यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल एक यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसका मान दिया गया है कि एक का डायगोनल का मान 16 है। मान लीजिए इधर का मान 16 हो गया। ठीक है, और दूसरा डायगोनल का मान दे दिया गया बच्चों, इधर का मान दे दिया आपका 12 दे दिया है। तो विकर्ण जिस बिंदु पे करता है बच्चों वहां से आप लोग का आधा आधा हो जाता है। तो ये 16 है तो आप ये 8 मान के चलिए और ये 8 मान के चलिए, और ये 12 है तो ये आप 6 मान के चलिए, ये 6 मान के चलिए। तो अब बच्चों अगर हमको एक भुजा की लंबाई निकालना है तो अगर मान लीजिए इसका मान निकालना है, ठीक है, और ये आपको पता चल गया कि इधर का मान 6 है और इधर का मान 8 है, तो आप लोग यहाँ से क्या लगा सकते हैं बच्चों? यहाँ पे आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। ये आपका सबसे लंबा लाइन हो गया, यानी कि हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस का मान निकालने के लिए बाकी दो भुजाओं को बच्चों जोड़ते हैं वर्ग करके, तो 6 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा और 8 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, और इसमें बच्चों रूट लगाना पड़ेगा h निकालने के लिए। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर बच्चों 64 हो जाएगा, इसमें आपका रूट रहेगा। तो 6 का और 36 आप जोड़ते हैं बच्चों 64 और 36, तो आपका 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि √100। और √100 का मान आपका कितना होता है बच्चों? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर बच्चों। तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना था, विकर्ण का आधा कर दीजिए, विकर्ण का आधा कर दीजिए, फिर दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और योग करके रूट निकाल लीजिए। इस प्रकार बच्चों आप लोग का इसका आंसर 10 आ जाएगा, और यहाँ 100 आएगा, 100 का मान 10 आ जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका बच्चों बहुत जल्द हम लोग बोर्ड पे बताने वाले हैं वीडियो सोल्यूशंस करके, तो आप लोग चैनल पे जरूर से जरूर जुड़ जाइए ताकि आप लोग बोर्ड सोल्यूशंस भी देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा बच्चों बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग निश्चिंत रहें, सारा आप लोग का क्वेश्चन वाइज तैयारी कराया जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कराया जाता है, संभावित प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दो अक्षों के बीच प्रतिच्छेदीय बिंदु को क्या कहते हैं? यानी कि बच्चों यहाँ पे इस तरह का बिंदु प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे क्या कहते हैं? तभी कुछ देर पहले हम समझाए थे आपको, जहाँ पे दो अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहाँ पे करता है, ये तो एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, और दोनों जिस पॉइंट पे करता है बच्चों, जिस पॉइंट पे करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 13 का आपका बी नंबर दिया गया है, ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा गया है? एक्स अक्ष से 8 इकाई युग्म एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है, तो P का निर्देशांक, इसको ध्यान से समझना है बच्चों। पहले आप लोग को एक्स अक्ष बना लेना है। देखिए ये हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इधर से होता है वाई अक्ष और इधर से होता है एक्स अक्ष। अब कहाँ से दूरी बोला गया है? बोला वाई अक्ष से 8 दूरी, तो ये मेरा वाई वाला लाइन हो गया, इधर से कहीं ना कहीं 8 दूरी है, तो यहाँ ये एक्स में होगा, यानी कि ये जो 8 वैल्यू दिया बच्चों वो किसका वैल्यू हो गया? वो कहीं ना कहीं एक्स का वैल्यू हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्स का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? 8। एक्स का वैल्यू आपका एक्स का वैल्यू 8 हो गया, और वाई का वैल्यू बच्चों और कहीं जिक्र नहीं है, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जब इसको निर्देशांक बनाते हैं तो आपका 8,
जीरो होगा, क्योंकि एक्स पहले लिखाएगा वाई बाद में लिखाएगा। 8,0 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 14 का राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो गया, 8,0 होगा। जब वाई एच से किसी दूरी को दिखाएगा, वाई एच से बोलेगा तो वाई जीरो को लेना है और जो संख्या दिया रहेगा वो एक्स का वैल्यू होगा। और यहीं पे बच्चों जब एक्स एच से लिखा रहेगा तो उस टाइम आपका एक्स जीरो हो जाएगा और वाई का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी कैसे होगा मैंने समझा दिया है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। हाँ तो बच्चों अब देखिए कॉस ए बराबर दिया हुआ है 3/5, सेक ए का मान पूछा है। तो कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक। तो कॉस का उल्टा जब सेक होता है तो इसका भी मान चेंज होगा। जब कॉस का उल्टा सेक हो गया 3/5 भी उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो 3/5 अगर हम उल्टा करेंगे, 3/5 को उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा? 5/3 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो कॉस ए का 3/5 दिया तो सेक ए का क्या होगा? 5/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग बना के देखते हैं बच्चों तो उसमें भी आएगा। कैसे आएगा? आप लिख लीजिएगा कॉस ए बराबर आपका 3/5। अब कॉस ए का उल्टा होता है 1/सेक ए बराबर यहाँ पे लिखिएगा 3/5। अब आप लोग को पता होगा अगर बराबर होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 5 यहाँ पे गुना होगा 3 सेक ए बराबर होगा 5 से। यहाँ पे लिखाएगा 3 सेक ए बराबर 5। अब यहाँ से जब सेक ए का वैल्यू निकालिएगा तो 3 यहाँ पे गुना इधर आके क्या होगा बटा में, तो 5/3 ऐसे आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार बता दिया आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का 1 से लेकर 15 क्वेश्चन आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। और बच्चों अब क्या है कि क्वेश्चन का वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर 30 तक बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्ट 2 में बांट देंगे। पार्ट 1 में बच्चों मैंने अभी पार्ट 1 में 1 से लेकर 15 तक बता दिया, और जस्ट इसी के बाद बच्चों फिर एक और वीडियो अपलोड कर देंगे पार्ट 2 का, जिसमें आपका 16 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद। पार्ट 2 में वीडियो में मिलते हैं। जोहार झारखंड।